हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ये वो क्वेश्चंस है जो चुनिंदा क्वेश्चंस में से आते हैं, जो हमेशा रिपीट होते हैं, जिनके बेसिस पे नए क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं, राइट। सो हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। The Constitution of India deals with distribution of legislative powers between central and state legislatures. The provision is contained under which article of the Constitution of India? तो ये आर्टिकल जो है किस आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस आर्टिकल के तहत बोला गया है, फिर कहा गया या फिर आता है, जहां पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संविधान है, वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो वो आर्टिकल कौन सा है आपको इस सामने है। ऑप्शन 1 आर्टिकल 244, सेकेंड है आर्टिकल 245, थर्ड है आर्टिकल 246 एंड फोर्थ है आर्टिकल 247। सो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 246। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी एंड चूज द राइट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन। लिस्ट ए, लिस्ट बी आपके सामने है। पहला है लिस्ट ए में देखेंगे, ए देखेंगे स्टाफिंग, बी प्लानिंग, सी डायरेक्टिंग एंड डी कंट्रोलिंग। लिस्ट बी में है मोटिवेशन, टू है ट्रेनिंग, थर्ड है फोरकास्टिंग एंड फोर्थ है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। कोड्स आपके सामने हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4 दिया गया है। सो आपको सही मैच करना है। एक बार आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के करेंगे, एक बार एलिमिनेट करेंगे किसका क्या हो सकता है और किसका नहीं हो सकता है। इससे आप इस टेक्निक से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। ए का 2 हो जाएगा, स्टाफिंग का हो जाएगा ट्रेनिंग, प्लानिंग का हो जाएगा फोरकास्टिंग थर्ड, डायरेक्टिंग का हो जाएगा थर्ड का हो जाएगा 1 मोटिवेटिंग एंड मोटिवेशन हो जाएगा, एंड डी का कंट्रोलिंग का हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंसेस। Right, so let's move to the next question. What is common to Sir William Garrow's judgment 1816 in Great Britain, the Philadelphia Cordwainers case 1806 in USA and Madras Labor Union case 1921 in India? पहला है declare the combination of workers legal, दूसरा है declare the combination of workers illegal, तीसरा है declare the combination of workers quasi legal, and fourth है declare the combination of workers ethical but not legal. आप क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से पढ़ेंगे एंड ये क्वेश्चन थोड़ा याद करने के होते हैं। आप इसको अच्छे से देखेंगे, इसका रिवीजन भी करेंगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डिक्लेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स इलीगल। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। Which of the following statements about quality is not true? Quality से related कौन सा इसमें से true नहीं है? पहला है quality is all about meeting or exceeding customers expectation. दूसरा है performance, durability, services available and ease of repair are attributes of quality. Third है W. Edwards Deming and Joseph M. Juran are quality gurus who taught the Japanese on quality issues. And fourth है statistical analysis has no place in total quality management. So आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द क्वालिटी इज नॉट ट्रू, मतलब क्वालिटी वाइज ट्रू नहीं है। कौन सी जो क्वालिटी है, स्टेटमेंट की जो क्वालिटी है कौन सी ट्रू नहीं है। आपको बाकी के सही है सारे, एक इनकरेक्ट है, मतलब नॉट ट्रू है। तो here the right answer for this question is option number 4. The statistical analysis has no place in total quality management. Let's move to the next question. This is the last and but not the least.
This is the last question for this session. Which of the following is not true relating to prohibition of strikers in public utility services under the Industrial Disputes Act 1947? आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1, without giving to the employer notice of strike within 6 weeks before striking. दूसरा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ स्ट्राइक. तीसरा है विद इन 14 days ऑफ गिविंग अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक. एंड चौथा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग एंड 10 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी मिल गया है क्योंकि ये पहले से ही हाईलाइटेड है. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, during the pendency of any conciliation proceeding and 10 days after conclusion of such proceedings. So ये आपके लिए चेरी ऑन द केक वाला क्वेश्चन था जहाँ पर आपको सोल्यूशन पहले से ही मिल गया, बट इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और फिर याद करेंगे, राइट, माइंड में रखेंगे अपने. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.